हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको गाइडेंस से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग या फिर हिंदी में जिसे कहते हैं परामर्श। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, परामर्श एक लंबी प्रक्रिया होती है। यानी कि छात्रों को जब परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है, तो एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। जब तक छात्रों की जो समस्या होती है, समस्या का समाधान नहीं होता, तो तब तक छात्रों की जो परामर्श है या फिर काउंसलिंग है वो छात्रों की चलती रहती है। परामर्श का संबंध साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि से संबंध प्रक्रियाओं से होता है। इसमें क्या है कि जो परामर्श का संबंध होता है, काउंसलिंग का जो संबंध होता है, जब परामर्शदाता को छात्रों को परामर्श देना होता है, किस प्रकार से छात्र ने इंटरव्यू में अपनी भूमिका निभाई है, किस प्रकार से आंसर किया हुआ है और छात्र किस प्रकार के जो परीक्षण है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या फिर नहीं करते, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद छात्रों को हमने किस प्रकार से गाइडेंस दी है, गाइडेंस देने के बाद छात्रों में क्या इंप्रूवमेंट आई है, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए और हम छात्रों को किस प्रकार से उपदेश देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारा काउंसलिंग के अंदर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है और उसी के बाद ही जो एक परामर्शदाता होते हैं, एक काउंसलर होते हैं, वो छात्रों को उस प्रकार की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि काउंसलिंग क्या होती है कि छात्रों की जो समस्या होती है उसकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान करना होता है। जब तक छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता, परामर्शदाता छात्रों को परामर्श देते रहते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, परामर्श में सेवार्थी की समस्या का समाधान एवं भविष्य के लिए उपयुक्त योजना का प्रावधान होता है। इसके अंदर होता है कि जैसे परामर्श कब दिया जाता है, जब छात्रों की कोई समस्या आ जाती है, उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वो किसके पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे या परामर्शदाता के पास जाएंगे, ताकि उनकी समस्या को वो सुने, उन्हें सही प्रकार से सॉल्यूशन दे सके और उन्हें सही मार्ग दिखा पाए। और छात्रों ने जो अपने भविष्य को लेकर योजना बनाई है या फिर उन्हें आगे जाकर अपने भविष्य में कौन से व्यवसाय को अपनाना है, फॉर एग्जाम्पल उन्हें 10th क्लास अगर उन्होंने अच्छे नंबर से पास किया, उन्हें कौन से विषय को चुनाव करना है, कौन से विषय में इंटरेस्ट से उस विषय को चुनाव करने के बाद आगे उन्हें किस व्यवसाय को अपनाना है, कौन से क्षेत्र में जाना है। तो इन सारी चीज़ों को योजना बनाने के बाद अगर कोई समस्या आती है, कोई बाधा आती है, तो परामर्शदाता के द्वारा जो सेवार्थियों की समस्या का अच्छी तरह से समाधान किया जाता है और उन्हें जो सही मार्ग है वो प्रदान किया जाता है कि उनके जो लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना बने। परामर्शदाता व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं के समाधान में प्रशिक्षित एवं कुशल होते हैं। यानी कि जो काउंसलर होती है, जो परामर्शदाता होते हैं, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से भी अच्छी तरह उन्हें ज्ञान होता है। उसके साथ साथ उन्हें जो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स होती है, सामुदायिक समस्या होती है, उसका भी उन्हें अच्छी तरीके से प्रशिक्षण या फिर जो ज्ञान है वो अच्छी तरीके से होता है। और उसी के अनुसार जो छात्रों की समस्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है कि छात्रों की या उनकी व्यक्तिगत समस्या या उनकी सामुदायिक समस्या, उनकी पारिवारिक समस्याएं, इन सभी को का जो ज्ञान है ये परामर्शदाता का होता है। और जब छात्रों को जिस प्रकार की समस्या का समाधान चाहिए, परामर्शदाता के द्वारा छात्रों को उस प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। अगले पॉइंट में क्या है, परामर्श में परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके अंदर छात्रों की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का ध्यान रखा जाता है। कौन सा बालक स्लो लर्नर है, कौन सा बालक एवरेज है, कौन सा बालक टैलेंटेड है। तो छात्रों की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है छात्रों के मनोवृत्ति या कि छात्रों का जो एटीट्यूड है, किस प्रकार का एटीट्यूड है, किस में छात्रों को ज़्यादा इंटरेस्ट है करने में, किस चीज़ को छात्रों को करने में इंटरेस्ट नहीं है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है परामर्शदाता के द्वारा। और छात्रों का जो परीक्षण होता है, इन चीज़ों का भी छात्रों का ध्यान दिया जाता है, छात्र किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं और चीज़ों को करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो होता है वो परामर्शदाता को पहले से होता है और उसी के अनुसार ही जो परामर्श देने की जो प्रक्रिया चलती है वो उसके बाद चलती है। इसलिए यही कहा कि जो परामर्श होता है वो एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले परामर्शदाता सारी चीज़ों के ऊपर पहले स्टडी करते, एनालाइज करते, छात्रों की समस्या को सुनते, समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद जो परामर्शदाता अपनी जो प्रक्रिया है परामर्श देने की, उसे अच्छे ढंग से छात्रों के सामने उस चीज़ का समाधान करते हैं जो भी छात्रों की समस्या होती है। अगले पॉइंट में क्या है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक पसंद की योजना बनाना। जो छात्र होते हैं, जैसे उन्होंने 10th के बाद कौन से विषय का चुनाव किया, चुनाव करने के बाद उन्हें आगे कौन सी फील्ड में जाना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को
डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। छात्र अपनी भविष्य को लेके अपनी योजना जब बनाते हैं तो परामर्शदाता के द्वारा उनकी जो समस्या होती है, समस्या का समाधान किया जाता है, उन्हें सही मार्ग को दिखाया जाता है ताकि जो छात्र आगे जाकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और भविष्य में जो अपना जो व्यवसाय का चुनाव है वो अच्छे ढंग से कर पाए। सामाजिक कौशल तथा सामाजिक समायोजना को विकसित करना। इसमें क्या है कि परामर्शदाता के द्वारा छात्रों के अंदर सामाजिक कौशल को भी विकसित किया जा सकता है ताकि जब छात्र पढ़ लिख कर जब स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को भूमिका कहाँ निभानी होती है, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने समुदाय के अंदर उन्हें अपनी ज़िंदगी को बिताना होता है। तो उसके बाद जो उनके जो छात्रों के सोचने समझने का जो नज़रिया होता है और छात्रों के जो विचार, अपना जो मत है, छात्र किस प्रकार से दे सके और किस प्रकार से अपने आप को हर परेशानी में, हर सिचुएशन में अच्छे ढंग से ढाल सके, तो परामर्शदाता के द्वारा इन सारी चीज़ों की पहले से योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार छात्रों को प्रदान की जाती है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे परामर्श के कौन कौन से प्रकार होते हैं या फिर हम कितने प्रकार से छात्रों को परामर्श दे सकते हैं। सबसे पहले जो परामर्श आता है वो है निर्देशात्मक परामर्श या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये जो परामर्श होता है ये परामर्शदाता केंद्रित होता है। परामर्शदाता की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर जो हमारे स्कूल में मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो अंतमुखी बालक होते हैं, तो उनकी जो समस्या होती है उनकी समस्या का समाधान किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे जो परामर्शदाता उनकी जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला जो टाइप है हमारा परामर्श का वो है अनादेश परामर्श। इसे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। सेवार्थी केंद्रित इस परामर्श में नियंत्रित परिस्थितियों में सेवार्थी को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वह अपने इच्छित व्यवहारों की अभिव्यक्ति करे। यदा कदा परामर्शदाता सेवार्थी से कुछ पूछ भी सकता है। सेवार्थी समस्या के प्रति अपना या फिर स्वयं सुझाव जो है, सोच जो है वो विकसित करता है। स्वतंत्र क्षेत्र एवं बुद्धिमान तथा अधिक सूझ वाले व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी होता है। यहाँ पे जो कहा गया है जो अनादेश परामर्श होते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, इसके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं, जो परामर्श लेने वाले छात्र होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। छात्रों को जिस प्रकार का परामर्श चाहिए होती है, छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि छात्रों को जो अपनी परेशानी होती है, जो अपनी समस्या होती है, वो परामर्शदाता के सामने अपनी परेशानी को रखे, अपनी सूझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, जैसे भी उन्हें समस्या को लगता है कि हमें ये परामर्शदाता से शेयर करनी चाहिए अपनी बातें, ताकि परामर्शदाता के द्वारा, काउंसलर के द्वारा उन्हें सही काउंसलिंग दी जाए। और इसके अंदर जो इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, जो जिनके अंदर अपनी जो सूझ होती है, समझ होती है, जो समझ सबसे ज़्यादा छात्रों में होते हैं, जो टैलेंटेड छात्र होते हैं, वो काउंसलर के द्वारा, परामर्शदाता के द्वारा अपनी समस्या को रखते हैं और परामर्शदाता उनकी समस्या को संपूर्ण तरीके से सुनने के बाद उन्हें सही मार्ग प्रदान करते हैं और उनके जो गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए, उनके भविष्य को नई नई योजनाएं बनाने के लिए परामर्शदाता अपनी जो भागीदारी उसे अच्छी तरीके से, संपूर्ण तरीके से छात्रों को प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेकंड वाला जो परामर्श है ये हमारा विद्यार्थी केंद्रित होता है। अगला जो टाइप है वो है विभिन्न प्रदर्शनग्रही परामर्श। इसे इलेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। ये परामर्श दोनों परामर्शों का सम्मिलित रूप होता है। परामर्श की समस्या एवं व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर परामर्शदाता ये चुनाव करता है कि किस प्रकार का परामर्श उपयोग में लाया जा सके। इसके अंदर जो हमारा परामर्श आता है कौन कौन सा आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया निर्देशात्मक परामर्श आता है जिसे हम डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। और दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा हमारा जो आ जाता है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आ जाती है। डायरेक्टिव में परामर्शदाता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि सारी चीज़ें किस पे होती है, डिपेंड परामर्शदाता की होती है। पहले वो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो अंतमुखी बालक होते हैं, उनकी परेशानी को सुनते हैं और अच्छे ढंग से उसकी समस्या का समाधान देते हैं। नॉन डायरेक्टिव में जो हमारे इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, जो बुद्धिमान बालक होते हैं, जिनमें उनके अंदर सूझ होती है कि उन्हें किस प्रकार के जो समस्या का समाधान चाहते हैं परामर्शदाता के द्वारा, तो उनकी अपनी जो समस्या होती है वो परामर्शदाता के द्वारा रखी जाती है। और परामर्शदाता होते जो काउंसलर होते हैं वो छात्रों की परेशानी को
ध्यान में रखकर और उसी के अनुसार समाधान किया जाता है। जैसे भी छात्रों को नीड होती है, जैसे परामर्श की आवश्यकता होती है, परामर्शदाता के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है कि हमें परामर्शदाता की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए या फिर छात्रों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे छात्रों की नीड होती है हमें उस प्रकार से छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। जो परामर्श है वो तब तक चलता रहता है जब तक छात्रों की जो समस्या है पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। छात्र भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं, उनके मार्ग में जो बाधा आती है, जो समस्या रहती है, सारी तरीके से उनकी समस्याओं को परामर्शदाता के द्वारा अच्छी तरीके से समाधान किया जाता है। इसलिए यही कहा है कि जो परामर्श होता है ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके अंदर छात्रों की भूमिका भी एक्टिव रहती है और जो परामर्शदाता होते हैं उनकी भूमिका भी एक्टिव होती है। दोनों ही सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। शिक्षार्थियों के द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं और परामर्शदाता के द्वारा उनकी समस्या का आसानी से समाधान किया जाता है। तो इसलिए दोनों की जो भूमिका होती है वो आमने सामने होती है और दोनों हमेशा एक्टिव रह के पार्टिसिपेट करते हैं और छात्रों को परामर्शदाता के द्वारा सही तरीके से समाधान अच्छे ढंग से मिल पाता है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे परामर्श की आवश्यकता एवं महत्व। छात्रों को जो काउंसलिंग देने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों को हमें काउंसलिंग देनी चाहिए, तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए। छात्रों में इंडिविजुअली कोई समस्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट है, इसमें से हमारे स्लो लर्नर्स भी आ जाएंगे, इसमें से हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट भी आ जाएंगे और इसमें से हमारे एवरेज स्टूडेंट भी आ जाएंगे। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं हमारे, उनमें किस प्रकार की समस्या होती है, जो अध्यापक के द्वारा जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं विषय को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे और अपना जो परफॉर्मेंस भी उन छात्रों की अच्छी नहीं है। तो उनकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है, चाहे उनकी पारिवारिक समस्या होती है, उनकी एकेडमिक से रिलेटेड कोई समस्या होती है या छात्र किसी बीमारी का शिकार होते हैं, किस विषय के ऊपर अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उनकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है, व्यक्तिगत समस्या का समाधान किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा। अगले पॉइंट में क्या, शैक्षिक समस्या का समाधान के लिए जो परामर्शदाता होते हैं छात्रों की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम से संबंधित उनके भविष्य को लेकर नई नई योजना बनाते हैं कि आगे उन्हें कौन सा व्यवसाय चुनना है, कौन से क्षेत्र में जाके अपना योगदान देना है, और इन सारी चीज़ों के परामर्शदाता के द्वारा उनकी जो भविष्य को लेकर जो योजना होती है, जो चुनौतियाँ होती है, उनका समाधान किया जाता है ताकि छात्र अपने भविष्य के लेकर अपनी जो योजना है वो अच्छे ढंग से बना सके परामर्शदाता की मदद से। अगले पॉइंट में क्या, विद्यालय पर्यावरण को उन्नत बनाने के लिए होता है, यानी कि जो हम काउंसलिंग की जो हमें आवश्यकता होती है, हमारे विद्यालय का जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हेल्दी बनाने के लिए और छात्रों की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और छात्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, छात्रों को सही मार्ग दिखाने के लिए हमें अपने विद्यालय में प्राथमिक स्तर से ही जो परामर्श है, काउंसलिंग है, छात्रों को वो प्रदान करनी चाहिए ताकि छात्र उचित समय पर सही निर्णय ले सके। अगले पॉइंट पे क्या, विद्यालय अनुशासनहीनता के समाधान के लिए, यानी कि जो विद्यालय में सही प्रकार से अनुशासन नहीं है, अनुशासन को स्थापित करने के लिए किस प्रकार से जो विद्यालय के द्वारा नई नई योजनाएं बनाई जा सकती है ताकि छात्रों को अच्छे ढंग से हम और सिखा सके, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके, नई नई तकनीकी का प्रयोग कर सके, किस प्रकार से जो हमारे जो टीचर्स है वो अपनी जो भूमिका है वो अच्छे ढंग से छात्रों के लिए निभा सके। तो इन सारी चीज़ों का काउंसलर के द्वारा अच्छे ढंग से ध्यान रखा जाता है और विद्यालय का जो वातावरण है वो संपूर्ण वातावरण छात्रों को सिखाने के लिए बनाया जाता है। अगले पॉइंट में क्या, पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों की जो भी अपने परिवार से संबंधित समस्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं और बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे जो है वो गलत चीज़ों का शिकार हो गए हैं, तो क्या होगा, परामर्शदाता के द्वारा उनकी जो समस्या को चुना जाएगा। अगर उनके माता पिता बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अभिभावकों का साथ भी लिया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उन्हें सही डायरेक्शन मिल सके सिखाने के लिए, वो अपने छात्र जो है वो अपने मार्ग से भटके ना और अपने भविष्य को लेकर नई नई योजना बना सके और अपना जो चुनाव है विषय का, अपना इंटरेस्ट, अपने गुण, अपने अवगुण को अच्छे तरीके से पहचान सके, अपने आप को अच्छे ढंग से समायोजित कर पाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है काउंसलर के द्वारा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नैदानिक समस्याओं के समाधान के लिए औसत दुरुपयोग, बाध्यताएं,
फोबिया आदि। इसके अंदर छात्रों की जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के प्रति हो, कि इंडिविजुअल परेशानी हो, यानी कि व्यक्तिगत संबंधित कोई समस्या हो, छात्रों के रुचि से संबंधित कोई समस्या हो, परिवार से संबंधित कोई समस्या हो, सभी का समाधान किया जाता है काउंसलर के द्वारा। अगर कोई छात्र अगर ड्रग्स लेने की उनमें आदत है, नशा करने की आदत है, परामर्शदाताओं के द्वारा छात्रों की उन समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। और छात्रों में जो फोबिया होता है, एक डर वाली भावना होती है, कोई कार्य छात्र नहीं करते डर के मारे, तो छात्रों में हर प्रकार की जो गंदी आदत होती है वो काउंसलर के द्वारा, परामर्शदाता के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों को अपने जो व्यवसाय है, किस प्रकार के व्यवसाय का उन्हें चुनाव करना है, ताकि वो आगे जाके उस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और अच्छा अपना जो बिजनेस है उसमें सफल बन सके। तो सारी समस्याओं का, सारी योजनाएं बनाई जाती है अपने औद्योगिक, अपने बिजनेस को लेके, कैसे समाधान किया जाता है कि आप इस व्यवसाय का चुनाव करेंगे, आप ये चीज़ें कर सकते हैं आगे, और ये आपके लिए रास्ते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है परामर्शदाता के द्वारा, ताकि सही समय पर सही व्यवसाय का चुनाव कर सके, व्यवसाय को सफल बना सके। कि जो मार्ग में जो बाधाएं बनती हैं उनकी बाधाओं को दूर करके छात्रों की जो योजना है, उनकी योजना में, उनके कार्य में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काउंसलर के द्वारा मदद की जाती है। अगले पॉइंट पे का उपयुक्त व्यवसाय के चयन के लिए, यानी कि छात्रों को जैसा भी जो इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, काउंसलर के द्वारा छात्रों को उसकी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे एक अच्छे परामर्शदाता की क्या क्या विशेषता होती है, जो एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले गुड काउंसलर की जो विशेषता होती है वो है समझदारी। एक अच्छे परामर्शदाता को, एक अच्छे काउंसलर को समझदारी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। पहले से प्रशिक्षण, हर चीज़ के प्रति नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जब छात्रों की जो समस्या हो ना, क्योंकि आपके सामने सभी प्रकार के छात्र आएंगे, चाहे वो टैलेंटेड हो, स्लो लर्नर्स हो, या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, और कोई छात्र होते हैं जो बिल्कुल ही मन बुद्धि के होते हैं। तो आपको सभी छात्रों को, सभी को किस प्रकार से उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता है, किस प्रकार से आप अपनी समझ से छात्रों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के प्रति जो काउंसलर है उनकी जो समझदारी है, अपनी समझदारी का काउंसलर को अच्छे ढंग से हर चीज़ों के प्रति समझदारी और ट्रेनिंग होनी चाहिए, छात्रों की समस्या का समाधान अच्छे ढंग से कर पाए प्रभावशाली तरीके से। अगले पॉइंट में सहानुभूतिक मनोवृत्ति, सिंपैथिक एटीट्यूड है काउंसलर के द्वारा, वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई छात्र जो होते हैं, जो मनबुद्धि बालक होते हैं, उन्हें आपकी सहानुभूति की ज़रूरत होती है, आपके हौसले की ज़रूरत होती है, आप उन पर विश्वास करें, उन्हें सिंपैथी दें। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को जैसी नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है, छात्र को आप सहानुभूति तक करें, ताकि छात्र अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे ढंग से कर पाए और अच्छे ढंग से अपनी समझ को स्थापित कर पाए। तो सहानुभूति मनोवृत्ति भी एक काउंसलर के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगले पॉइंट पे क्या, शुभचिंतक। काउंसलर को हमेशा छात्रों का शुभचिंतक होना जरूरी होता है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला होना चाहिए, कि हमेशा हर चीज़ में, हर योजना में छात्र अपनी भविष्य को लेकर जो योजना बनाते हैं, जैसा समाधान चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि काउंसलर के द्वारा उनकी हर चीज़ में प्लानिंग करने में उनकी हेल्प की जाए, उनको सही मार्ग दिखाए जाए और उनकी बाधाओं को दूर किया जाए और काउंसलर के द्वारा हर समस्या का समाधान किया जाए, तो हमेशा शुभचिंतक होना चाहिए काउंसलर को, ताकि वो छात्रों के सामने अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सके। अगले पॉइंट में क्या है, सहनशीलता। एक काउंसलर को सहनशीलता की भावना होनी भी बहुत जरूरी है। कई बार होते छात्रों को हमने 10 बार बताया, छात्र नहीं समझे। कुछ छात्र होते काउंसलर को अगर कुछ गलत भी बोल दिया या उन्हें नहीं समझ आए, तो काउंसलर को हमेशा सहनशीलता होनी चाहिए, उन्हें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है छात्रों के प्रति, क्योंकि छात्र हर टाइप के छात्र होंगे, कुछ कैसे भी हो सकते हैं, कुछ कैसे भी हो सकते हैं। तो हमेशा एक काउंसलर में हमेशा सहनशीलता होनी ज़रूरी होती है। जब तक छात्रों की समस्या का समाधान ना हो जाए, काउंसलर को धैर्यपूर्वक, सहानुभूति के साथ, होशियारी के साथ, समझदारी के साथ हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। अगले पॉइंट में क्या, परिहास भाव। परामर्शदाता को हमेशा जो अपना इमोशन है, इमोशन हमेशा शिक्षार्थियों के साथ हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, उनके इमोशन को समझने वाला होना चाहिए, उनके भावों को समझने वाला होना चाहिए, यानी कि परामर्शदाता के द्वारा किसी भी प्रकार से छात्रों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को इक्वली समझना चाहिए और सभी को जैसी समस्या होती है उनकी समस्या को उन्हीं के अनुरूप ही सिखाना चाहिए और वैसे ही उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए।
अगले पॉइंट को डिस्कस करके ईमानदारी। एक काउंसलर को, एक परामर्शदाता को हमेशा ईमानदार होकर निस्वार्थ मन से हमेशा कार्य करना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को अच्छे ढंग से सुलझा पाए। छात्रों के साथ हमेशा सहयोग करना, ईमानदार रहना छात्रों के सामने हमेशा ज़रूरी होता है ताकि जो छात्र हैं वो अपने काउंसलर को अच्छी तरीके से वैल्यू दे पाए, उनके मूल्यों को और उनकी बातों को अच्छे ढंग से समझ पाए। अगले पॉइंट पे क्या है, निष्पक्षता। परामर्शदाता को, काउंसलर को हमेशा फेयरनेस होना चाहिए, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई निष्पक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आपने उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया, दूसरे छात्र अगर मनबुद्धि आप पे ध्यान नहीं दिया, तो हमेशा जो सा भी आपका जो निर्णय लेते हैं, आप जो सी छात्रों को समस्या का समाधान बताते हैं, उन छात्रों की प्लानिंग में जैसे भी आप भागीदारी करते हैं वो हमेशा निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। हमेशा छात्रों को सिंपैथी, सहानुभूति की ज़रूरत होती है, आपकी छात्रों को समझने की ज़रूरत होती है, इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है एक अच्छे परामर्शदाता को। अगले पॉइंट का व्यवहार कुशलता। एक परामर्शदाता का जो व्यवहार है बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो छात्रों के सामने जो अगर व्यवहार है वो अच्छे ढंग से होना चाहिए और उन्हें सही प्रकार की चीज़ों के प्रति नॉलेज होनी चाहिए। छात्र किस प्रकार की कोई समस्या बताते हैं तो काउंसलर के द्वारा उनकी समस्याओं को अच्छे ढंग से समझाया जाए, बताया जाए और छात्रों के साथ में हमेशा जो व्यवहार है, व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए छात्रों के प्रति और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। स्थिरता। एक काउंसलर को हमेशा स्टेबिलिटी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी कि छात्रों को अगर किसी में कोई कठिनाई आ रही है तो आपको स्थिर रह के स्टेबिलिटी के साथ छात्रों को उस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब तक छात्र की कोई समस्या समाधान नहीं हो जाता तब तक आप छात्रों की समस्या को समाधान करेंगे और उनके भविष्य में जो योजना छात्र बनाते हैं, जो आपसे हेल्प चाहते हैं, आप उस प्रकार से छात्रों की हेल्प करेंगे। तो ये गुण भी होना चाहिए एक परामर्शदाता में या फिर काउंसलर में। अगले पॉइंट में क्या है, तर्क संगत यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का भी एक काउंसलर के अंदर विकसित होना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग होगी तो आप क्या कर पाओगे, छात्रों की जो समस्या होगी उनकी समस्या का लॉजिकल तरीके से समझा पाएंगे, यानी कि हर एंगल से छात्रों को इतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि छात्र आपके समाधान और आपकी जो बात है उसे अच्छे तरीके से समझ पाए। आपको टेक्निकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होती है, आपके अंदर समझ अच्छी होनी चाहिए कि आप किस छात्र को किस सिचुएशन में किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग भी एक परामर्शदाता के अंदर होनी जरूरी होती है। अगले पॉइंट में क्या, वस्तुनिष्ठता। तो ऑब्जेक्टिविटी का भी बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना आप किस प्रकार से वस्तुनिष्ठता के साथ काम कर सके, छात्रों के साथ इक्वली व्यवहार कर सके और छात्रों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगले पॉइंट में क्या, सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है एक परामर्शदाता के अंदर, क्योंकि आपको छात्रों का काउंसलिंग तो देनी है, उसके साथ साथ छात्रों के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है इसका भी विकास करना है। छात्रों को सही प्रकार की समस्या का समाधान तो करे, सब बच्चे को और समाज को दोनों को रखकर ही अपनी जो समस्या है समस्या का समाधान प्रदान करना चाहिए ताकि एक परामर्शदाता छात्रों को सही में और गलत में अंतर को अच्छे तरीके से समझा पाए। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे निर्देशन तथा परामर्श में क्या क्या अंतर होते हैं, कि हम गाइडेंस में और काउंसलिंग में किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। व्यक्ति को उसकी समस्या के समाधान एवं समायोजन के लिए मदद की जाती है कि छात्र हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपको ढाल सके और अपने आप को समायोजित कर पाए। निर्देशन में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगले पॉइंट में क्या है, स्वरूप में अंतर। निर्देशन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, निर्देशक निर्देशन के बाद निष्क्रिय बन जाता है, यानी कि निर्देशन का जो स्वरूप होता है वो कैसा रहता है, जो निर्देशन होता है वो हमेशा निष्क्रिय होता है। निर्देशक देने के बाद जो निर्देशन होता है छात्र उसके ऊपर कार्य कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी कि एक्टिवली छात्र जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उन्होंने उपदेश सुने, गाइडेंस दी छात्रों को। छात्रों के ऊपर डिपेंड होता है कि छात्र उस चीज़ को अपनाते हैं या नहीं अपनाते, इसलिए निर्देशन कैसा एक निष्क्रिय होता है। इसमें दोनों जो होते हैं वो हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते गाइडेंस के अंदर।
अगले पॉइंट में क्या, उद्देश्य में अंतर। निर्देशन में केवल सलाह दी जाती है। निर्देशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो सिर्फ होता है कि आपने सलाह दी, छात्रों ने उसे मानी या नहीं मानी, या छात्रों ने अपने जीवन में उसे उतारा या नहीं उतारी, इसका निर्देशन को कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ निर्देशन को सिर्फ सलाह देनी होती है। छात्र चाहे उसे अपना भी सकते हैं, तो सिर्फ एक सलाह देने का काम होता है निर्देशन में, इसलिए निर्देशन एक निष्क्रिय होता है। इसमें जो निर्देशन देने वाला जो निर्देशक होता है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही छात्र एक्टिव होते हैं, बस सलाह देने का काम किया जाता है। अगले पॉइंट में क्या, कार्य क्षेत्र में अंतर। निर्देशन का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि जो निर्देशन का कार्य क्षेत्र होता है, गाइडेंस का जो कार्य क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, हमेशा लिमिटेड होता है, हमेशा सीमित होता है। उसके बाद सलाह छात्रों को अच्छी लगी तो छात्र उसे अपनाते, सलाह अच्छी नहीं लगी छात्र उसे नहीं अपनाते अपने जीवन में। जो वर्क एरिया होता है गाइडेंस का, वो एक लिमिटेड होता है। जो गाइडेंस होती है वो एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, छोटी प्रक्रिया होती है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्रकार में अंतर, व्यक्तित्व और शैक्षणिक। यानी कि जो गाइडेंस होती है वो कैसी होती है, छात्रों के पर्सनल भी होते हैं, उनके एकेडमिक से संबंधित होती है कि छात्रों को अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई टैलेंटेड है, कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार की उनकी समस्या आ रही है, शिक्षा से संबंधित समस्या आ रही है, विषय से संबंधित समस्या आती है। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ एकेडमिक और छात्रों की जो व्यक्तिगत समस्या होती है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इस निर्देशन के अंदर। उसी के आधार पर छात्रों को सलाह दी जाती है, बस सलाह देने का कार्य होता है। इसमें छात्रों के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। अगले पॉइंट में क्या है, प्राविधि एवं परीक्षण में भी अंतर होता है। इसमें निरीक्षण सर्वेक्षण विधि का प्रयोग होता है, मगर छात्रों की रुचि का ध्यान इसके अंदर नहीं रखा जाता, और ये भी नहीं ध्यान दिया जाता कि छात्र उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, और छात्रों में इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई, इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा जाता गाइडेंस में। गाइडेंस का मतलब क्या होता है, आपने निर्देश दिए छात्रों को, अगर उस निर्देश को अपनाना है तो वो अपनाएंगे, अगर नहीं अपनाना तो छात्र उस चीज़ को नहीं अपनाते। डिपेंड होती है कि आपने किस प्रकार से गाइडेंस दी और किस प्रकार से गाइडेंस छात्रों के लिए योगदान होता है या नहीं होता, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है, जो गाइडेंस को अपनाते हैं या फिर जो निर्देशन को अपनाते हैं छात्र। उपागम में अंतर, निर्देशन में गहराई नहीं होती। निर्देशन में किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी विषय के प्रति कोई गहराई नहीं होती, छात्रों को सिर्फ सलाह देने का काम होता है और छात्रों को एक डायरेक्शन प्रदान करने का कार्य होता है निर्देशन में, इसलिए निर्देशन निष्क्रिय होता है, इसमें कोई गहराई नहीं होती और छात्रों की जो समस्या को अच्छे ढंग से समाधान भी नहीं किया जाता। अगले पॉइंट में क्या, निर्देशन की प्रक्रिया सरल होते हैं। निर्देशन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति निर्देशन दे सकता है, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अच्छे कुशल निर्देशक की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो निर्देशन होता है वो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, कोई भी मनुष्य दे सकता है, कोई भी अध्यापक दे सकता है। जो निर्देशन होता है एक ईजी प्रोसेस होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है, इसके लिए कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जिस व्यक्ति को उस चीज़ का ज्ञान है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी सलाह दे सकता है। अगले पॉइंट में क्या, निर्णय निर्माण में अंतर। निर्णय निर्माण निर्देशन का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि निर्देशन के द्वारा क्या होता है, किसी भी चीज़ यानी कि डिस्कशन मेकिंग अच्छी तरीके से नहीं किया जाता, सिर्फ सलाह दी जाती है। निर्देशन का काम होता है सिर्फ छात्रों को गाइडेंस देना होता है, गाइडेंस छात्र अपनाते हैं अपनाएंगे, नहीं अपनाते नहीं अपनाएंगे। ये किस पर डिपेंड होता है, ये शिक्षार्थी के ऊपर डिपेंड होता है। अगले पॉइंट में निर्देशन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत छोटी होती है। निर्देशन कैसा होता है, एक स्मॉल प्रोसेस होता है, एक छोटा प्रोसेस होता है कि आपने सिर्फ छात्रों को गाइडेंस दी, निर्देशक दिए, उसके बाद छात्र उससे अपनाएंगे उसे नहीं अपनाएंगे, छात्रों के ऊपर डिपेंड होगा, और उसके बाद आपके जो प्रोसेस है वही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ सलाह देने का कार्य होता है निर्देशन में, छात्रों की संपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान नहीं किया जाता निर्देशन में। परामर्श या फिर काउंसलिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परामर्श या फिर काउंसलिंग, ये दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध है जो अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवार्थी की समस्या के समाधान में मदद करता है। यानी कि इसमें क्या कि जो काउंसलिंग होती है, हमारी जो परामर्श दिया जाता है परामर्शदाता के द्वारा कि आमने सामने व्यक्तियों को दिया जाता है, और जो दोनों की भूमिका होती है वो हमेशा एक्टिवली रहती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। परामर्शदाता के द्वारा जो छात्रों की समस्या होती है उनकी समस्या को पहले अच्छी तरीके से सुना जाता है, और इसमें एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे प्रशिक्षण
काउंसलर की आवश्यकता होती है कि काउंसलर है उसे संपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और जब छात्रों को अच्छे ढंग से कौन सी विधि का प्रयोग करके छात्रों को समझा पाते हैं, काउंसलर की जो समझ होती है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जो छात्रों की समस्या जैसी भी होती है उस समस्या का जब तक समाधान नहीं होता, परामर्शदाता की जो भूमिका होती है वो सबसे अहम भूमिका होती है। अगले पॉइंट में क्या है, परामर्श का स्वरूप सक्रिय होता है। कैसा होता है, हमेशा एक्टिव लेके कार्य किया जाता है परामर्श में। इसके अंदर काउंसलर भी एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं। समस्या समाधान तक परामर्शदाता सेवार्थी से जुड़ा होता है। तो जब तक छात्र की समस्या का समाधान नहीं होता, छात्र अपने व्यवसाय को सही ढंग से अपनाते नहीं है, और जब तक जो परामर्शदाता होता है वो छात्रों से हमेशा जुड़ा रहता है, उन्हें समय समय पर काउंसलिंग देता रहता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको ये चीज़ अपनानी, ये कार्य करना है। जब तक छात्र अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, तब तक जो परामर्शदाता की जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, परामर्श में सलाह देने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से सहायता भी की जाती है। यानी कि सिर्फ परामर्श में होता है कि परामर्शदाता के द्वारा सिर्फ सलाह ही नहीं दी जाती, बल्कि परामर्शदाता के द्वारा छात्रों को प्रैक्टिकली भी चीज़ों के बारे में अवगत करवाया जाता है और सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों की जैसी नीड होती है, नीड के अकॉर्डिंग ही जो छात्रों की जो समस्या होती है उनका समाधान किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा। अगले पॉइंट में क्या, परामर्श प्राय नैदानिक एवं व्यक्तिगत इतिहास विधि का प्रयोग होता है। जो परामर्श में किस विधि का प्रयोग होता है, छात्रों की जो परेशानी होती है उनकी परेशानी को पहले ध्यान से देखा जाता है, परखा जाता है, और उसके बाद उनकी परेशानी को सॉल्व किया जाता है कि पहले छात्रों की ये है परेशानी, आपने पूरा संपूर्ण उसका ब्यौरा तैयार कर लिया, उस विश्लेषण कर लिया पूरी तरीके से, आपको छात्रों की ये समस्या, उसका इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप छात्रों को ये समाधान देना है। और उसके बाद छात्रों की जो एक व्यक्तिगत इतिहास विधि है, यानी कि छात्रों का व्यक्तिगत इतिहास आपको पता होना चाहिए कि छात्रों में क्या गुण है, क्या अवगुण है, इस विधि का अपनाया जाता है। उसके बाद छात्रों को समस्या का समाधान किया जाता है। अगले पॉइंट का, इसमें बाहरी उपागम देखा जाता है। इसके अंदर यानी कि जो अप्रोच का सहारा लिया जाता है वो हमेशा आउटर होती है, कि इसमें किसी एक अप्रोच का सहारा नहीं लिया जाता। परामर्शदाता के द्वारा जैसा भी लगता है कि छात्रों को इस निर्णय के अनुसार, इस योजना के अनुसार इस प्रकार से बताना है, और ये निर्णय लेने में छात्रों को ये छात्र इस तरीके से बेहतर समझेंगे, तो क्या होता है, एक आउटर अप्रोच का सहारा भी लिया जाता है और दूसरे लोगों की भी हेल्प ली जाती है। अगले पॉइंट में क्या है, परामर्श की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है। कैसी होता है, कॉम्प्लेक्स होती है। हमेशा जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इसलिए जो परामर्शदाता है और जो सेवार्थी, दोनों की भूमिका आमने सामने होती है, और इनकी जो भूमिका होती है वो हमेशा एक्टिव लेके कार्य करती है। पहले परामर्शदाता सारी परेशानी को सुनते हैं, अच्छे से उस पर एनालिसिस करते हैं कि छात्रों को कौन सी चीज़ों के प्रति किस तरीके से सुझाव आपको देना है, किस प्रकार से छात्रों की समस्या को संपूर्ण तरीके से आपको समाधान करना है, ताकि छात्रों के भविष्य में दोबारा उस चीज़ के प्रति कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो संपूर्ण ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसके बाद छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसलिए जो परामर्श होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, और एक व्यापक रूप होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जो एक लंबा प्रोसेस होता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, परामर्श का कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, व्यापक होता है, या फिर विस्तार होता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे इसे बड़ा होता है, या फिर लंबा प्रोसेस होता है। निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक आदि। जो परामर्श का कार्य क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, विस्तार होता है, और एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस होता है। इसके अंदर निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्शदाता की भी भूमिका अहम होती है, और छात्रों को भी स्वतंत्र रूप से अपनी जो क्वेश्चन को पूछने का पूरा मौका दिया जाता है। परामर्शदाता के द्वारा वैसे सुझाव दिए जाते हैं, और उनके नई भविष्य की योजना बनाने में, उनके व्यवसाय का चुनाव करने में परामर्शदाताओं के द्वारा मदद की जाती है। अगले पॉइंट पर निर्णय निर्माण परामर्श का आवश्यक तत्व है। यानी कि सबसे पहले जो परामर्शदाता के द्वारा जब समस्या का समाधान दिया जाता है, उनमें डिस्कशंस जो मेकिंग होता है बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कि हर चीज़ के प्रति अच्छा निर्णय आप छात्रों को दे सके, अच्छा मार्ग आपको प्रदान करना है, छात्र की जो भविष्य की योजना बने उसके निर्माण में आप क्या क्या योगदान दे सके। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, और वैसे ही छात्रों को उनकी जो मदद होती है परामर्शदाता के द्वारा मदद की जाती है। परामर्श प्रक्रिया समस्या के समाधान
अथवा समायोजन तक चलती रहती है। यानी कि जो परामर्श की प्रक्रिया होती है, जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, वो जब तक छात्रों की समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं हो जाता, पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से, और छात्र हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, तब तक परामर्श जो है वो चलता रहता है। परामर्श जो होता है एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए परामर्श में परामर्शदाता को संपूर्ण चीज़ों की नॉलेज होना, प्रशिक्षण होना जरूरी होता है हर चीज़ों के प्रति। निर्देशन एवं परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार से सुझाव दिया जा सके, जिसमें कि जो परामर्शदाता होते हैं, जो निर्देशन देने वाले होते हैं, गाइडेंस होते हैं, उन्हें प्रभावशाली तरीके से छात्रों के सामने अच्छे गाइडेंस दे सके और संपूर्ण तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाए। सबसे पहले आता है निर्देशन ब्यूरो। निर्देशन ब्यूरो की स्थापना से शिक्षकों को निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि इसमें शिक्षकों को निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, पूरी व्यवस्था की जाती है, ताकि जब अध्यापक को संपूर्ण चीज़ों की नॉलेज होगी तभी तो वो छात्रों को अच्छे प्रकार से गाइडेंस और काउंसलिंग दे पाएंगे। इसलिए पहले शिक्षकों को हर चीज़ का प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। अगले पॉइंट में क्या है, प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल्स। निर्देशन प्राप्त कर शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देना शुरू कर देना चाहिए। जब आप छात्रों को प्राइमरी स्कूल से ही निर्देशन और परामर्श दोनों चीज़ देंगे, एक तो छात्रों को किसी भी चीज़ में कोई समस्या नहीं होगी। अगर छात्रों को कोई समस्या होती है, आप क्या करोगे, उनकी समस्या का समाधान कर देंगे वहीं पर ही, और आगे छात्रों को उनकी जो समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी दोबारा। इसलिए स्कूल में छात्रों को समय समय पर निर्देशन और गाइडेंस देने की आवश्यकता होती है, ताकि कोई भी छात्र किसी प्रकार से पिछड़ा ना रह जाए सीखने में, और छात्रों का संपूर्ण तरीके से जो विकास है वो अच्छे ढंग से हो पाए, और छात्रों को सही व्यवसाय चुनाव करने में आसानी हो, छात्रों को नॉलेज को बढ़ाने में आसानी हो। तो इसलिए परामर्श और जो निर्देशन है वो छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही देना चाहिए, और चीज़ों के प्रति छात्रों को क्या बनाना है, हमें अवेयर बनाना है। अगले पॉइंट में क्या है, संगत साहित्य है। निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित साहित्य को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें विद्यालयों में किस चीज़ का आयोजन करना चाहिए कि निर्देशन और परामर्श से संबंधित जो साहित्य होते हैं, जो लिटरेचर होता है, उसकी भी व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि जो छात्रों की समस्या का अच्छे ढंग से समाधान किया जा सके। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे उच्च विद्यालय या हाई स्कूल। कोठारी कमीशन ने सिफारिश की है कि यानी कि हर 10वीं क्लास में या फिर उच्च विद्यालय के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए। कोठारी कमीशन के अनुसार ये सिफारिश की गई थी कि जो हर 10th क्लास में यानी कि हर उच्च विद्यालय के अंदर एक परामर्शदाता की आवश्यकता जरूरी होती है, एक परामर्शदाता की नियुक्ति होना अवश्य होती है, ताकि जब छात्र 10th क्लास पास करने के बाद उन्हें कौन से विषय का चुनाव करना है, कौन से विषय का सिलेक्शन करना है, यानी कि किसी छात्र को अकाउंटेंट बनना है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, किसी को टीचिंग लाइन में जाना है, किसी को इंजीनियर लाइन में जाना है, तो छात्रों को जो विषय का चुनाव है वो काउंसलर के द्वारा अच्छे ढंग से दिया जा सके, और छात्र अपने जो विषय का सिलेक्शन है वो संपूर्ण तरीके से कर पाए, और छात्रों की समस्या का भी समाधान अच्छे ढंग से हो पाए अपने भविष्य को लेके। अगले पॉइंट पे क्या, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो यानी कि साइकोलॉजिकल ब्यूरो। शिक्षकों को बालकों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से अवगत कराने के लिए मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें क्या है कि जो क्लास में कोई भी एक प्रकार से नहीं सीखते, उनकी रुचि का भी आपको ध्यान रखना होता है, और छात्रों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से छात्र किस प्रकार से सीखते हैं, क्या आवश्यकता होती है, और छात्रों को आप कौन सी विधि के साथ अच्छे ढंग से सिखा पाते हैं। जो शिक्षक है, जो काउंसलर है, जो गाइडेंस देने वाले, जब वो छात्रों को समझ पाएंगे तभी वो अच्छे से उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना करनी भी जरूरी होती है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे।